विरोध में इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड हिज सिविल डिसोबीडियंस। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागत है सभी लोगों का। दोस्तों क्लास में जल्दी से सारे लोग मौजूद हो जाइए। आज 10 जुलाई 2024 है और जल्दी से दिलाएंगे लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे, बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। जल्दी से बता दीजिए लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में। गांधीयन एरा गांधीवादी युग जो कि 1919 से लेकर हम पढ़ रहे हैं 1942 तक। 1919 से लेकर 1942 तक हम बात कर रहे थे अबाउट गांधीयन एरा या गांधीवादी युग के बारे में, और लास्ट हम पहुंचे थे 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और 1930 में जब साइमन कमीशन या साइमन आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। यही मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दी गई, और बस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही चर्चा करने के लिए 1930, 1931 और 1932 में करवाए गए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस या 3 गोल मेज सम्मेलन। कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं वीओडी क्लास से पढ़ता हूँ, आज यही पूछने आया हूँ। क्या पूछने? कि वीओडी से पढ़े ना पढ़े, पढ़ लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 1930 से। 31 जनवरी 1930 को लिखेंगे गांधी जी रेज्ड हिज 11 डिमांड्स थ्रू हिज न्यूज़पेपर। On 31st of January, Gandhiji raised his 11 demands through his newspaper, Young India, in front of Lord Irwin and Ramsay MacDonald. उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड हुआ करता था और भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। और आप जानते होंगे लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडॉनल्ड के ही सामने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी गई, अपनी 11 डिमांड्स रखी गई। गांधी जी के द्वारा भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सामने 11 मांगे रखी गई, जिसमें गांधी जी ने कहा कि सेना के खर्चे में 50% कटौती कर दी जाए, सेना पर होने वाला जो खर्चा है उसे आधा कर दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गांधी जी ने कहा कि सिविल सेवा में जो वेतन दिए जाते हैं उसमें भी कटौती की जाए, उसे भी आधी कर दिया जाए, उसे भी आधा कर दिया जाए। इसके अलावा गांधी जी ने कहा शराब को पूरी तरीके से बंद किया जाए, शराब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। गांधी जी ने कहा राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए, बंदूकों के लाइसेंस को स्वीकार करके लोगों को भी हथियार रखने की परमिशन दी जाए, और सबसे महत्वपूर्ण था नमक पर लगाया गया कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने कहा कि इन मांगों को स्वीकार कीजिए, अदरवाइज मैं आपके विरुद्ध सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडॉनल्ड दोनों ने ही गांधी जी को हल्के में लिया और गांधी जी की इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, और जब ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि इसी के विरोध में इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में गांधी जी के द्वारा लिखे गए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके तहत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च या दांडी यात्रा की गई। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के ही नवसारी जिले के दांडी तक पैदल यात्रा करते हुए गए, और आप जानते हैं इसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू और गांधी जी के 78 फॉलोअर्स यानी कि 78 अनुयायी दांडी यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा लगभग 390 किलोमीटर की थी, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई। कहां पर? इन दांडी, जो था नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का नवसारी जिला। गांधी जी ने लगभग 24 दिन तक पैदल यात्रा करके 390 किलोमीटर की दूरी तय की, और आप जानते हैं कि दांडी तक पहुंचकर मुट्ठी में नमक उठाकर ही नमक कानून का विरोध किया या नमक कानून की अवज्ञा की। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है।
डन, नोट कर लिया। तो वो नमक कानून जिस पर अंग्रेजों का एकाधिकार था उसका विरोध किया गांधी जी ने दांडी तक पर जाकर मुट्ठी में नमक उठाकर। इसके बाद जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम भारतीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लंदन बुलाकर उनके साथ कामन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इसी के फलस्वरूप करवाए गए 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लिखेंगे प्रथम गोल मेज सम्मेलन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर ये 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित करवाया गया। इसका आयोजन लंदन में किया गया था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजन करवाया गया। इस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करता था और जैसा कि अभी हमने बात की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज रैमसी मैकडॉनल्ड। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसी मैकडॉनल्ड हुआ करता था। इसका उद्घाटन ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया गया। उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। यह ऐसा सम्मेलन था जिसमें पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों की बराबरी का दर्जा मिला था। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग सभी के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन इस सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। लेकिन नॉट इवन सिंगल मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन दैट। इसमें कांग्रेस के एक भी सदस्य ने भाग नहीं लिया। इसमें कांग्रेस के एक भी सदस्य ने भाग नहीं लिया और इसका पूर्ण बहिष्कार किया और इसका पूर्ण बहिष्कार किया। और क्योंकि कांग्रेस के द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया, इसी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से असफल रहा, पूरी तरीके से विफल रहा। और जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से असफल रहा तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी एक राजनीतिक दबाव आया और अब कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन को ऐसा लगा कि हमें गांधी जी के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी जो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है कांग्रेस, अगर कांग्रेस से कुछ मनमाना है तो सबसे पहले गांधी जी को संतुष्ट करना जरूरी है। आपसे पूछेंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तो ध्यान रखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एक सवाल पूछते हैं कि गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट किया, तो सेकंड वन, तो दूसरा होगा गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन उससे पहले 1931 में ही हुआ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या जिसे दिल्ली पैक्ट या जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ दिल्ली के वाइसराय हाउस में, इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही लॉर्ड इरविन से कहा गया था 5 मार्च 1931 को भारत के वाइसराय और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे दिल्ली के वाइसराय हाउस में जाने वाले पहले भारतीय गांधी जी बने, क्योंकि उसी समय वाइसराय हाउस बनकर तैयार हुआ था। लॉर्ड इरविन वाला वाइसराय था जो वाइसराय हाउस में रहा था। सबसे पहला समझौता तो ये हुआ गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करेंगे और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा गांधी जी की तरफ से मांग की गई कि आपको नमक कर हटाना होगा, नमक कर समाप्त करना होगा, राजनीतिक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबको क्या करना होगा, मुक्त करना होगा। जिन लोगों पर मुकदमे हैं उन्हें छोड़कर जिन्हें बिना मुकदमे या बिना ट्रायल के गिरफ्तार किया गया है उन्हें आपको मुक्त करना होगा। अब इसी बात पर कहते हैं कुछ लोग कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को रिहा करवा सकते थे। लेकिन मैं बता देता हूं भाई, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है, पहली बात तो सुना ही होगा, अपनी बुद्धि तो कभी लगाई होगी। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि गांधी जी के कहने से भगत सिंह की रिहाई हो जाती तो ये हमारी गलतफहमी है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर केस चल रहा था जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या जिसे भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस। और आप जानते हैं कि तीनों के ही क्रांतिकारियों के ऊपर सैंडर्स की हत्या करने का क्या था आरोप। तीनों पर सैंडर्स की हत्या करने का आरोप था, जिसकी गवाही भी जयगोपाल के द्वारा दी गई थी जो कि हमारे ही एक क्रांतिकारी थे। वो तीनों के विरुद्ध गवाही भी दे चुके थे क्योंकि ये भी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे। कहने का मतलब सारे के सारे सबूत गवाह तब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के विरुद्ध थे, ऊपर से उन पर मुकदमा भी चल रहा था। गांधी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कही थी कि बिना मुकदमे के गिरफ्तार किए गए लोगों को मुक्त कीजिए और जिन जिन लोगों की राजनीतिक रूप से गिरफ्तारियां हुई हैं और जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं वो सारी आपको छोड़नी होंगी। हालांकि गांधी जी का बहुत विरोध भी हुआ, इनकी बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन आप खुद सोचिए, खुद सोच के देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे आज भारत में मोदी सरकार है। लेकिन अगर कोई नक्सलाइट, अगर कोई उग्रवादी भारत में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा करता है या किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या कर देता है तो कोई व्यक्ति आकर उनकी वकालत करे और उनको छुड़ाने के लिए बोले। आपको लगता है कि भारत सरकार इस व्यक्ति को छोड़ेगी? क्योंकि उस समय आप ये सोचिए, उस समय सरकार थी किसी अंग्रेजों की, उस समय ब्रिटिश सरकार थी। अगर आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार के रहते हुए हमारे देश में कोई भी हिंसा करता है तो हम उसे उग्रवादी कहेंगे, उसे हम आतंकवादी कहेंगे। लेकिन आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले भारत में, आज से 100 साल पहले भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी। और अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा करेगा या किसी भी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करेगा, आपको सोचिए वो ब्रिटिश सरकार की नजरों में एक क्या है, उग्रवादी है, एक आतंकवादी है। और अंग्रेज सरकार के लिए तो हमारे क्रांतिकारी आतंकवादी थे ना, उनको तो हमने क्रांतिकारी कहा क्योंकि वो हमारी आजादी के लिए, वो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए क्रांति कर रहे थे, अपने बलिदान दे रहे थे। लेकिन अगर आप ब्रिटिश सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो आरोपी थे, उन पर मुकदमा चल रहा था और वो भी हत्या का मुकदमा चल रहा था। तो आप खुद सोचिए गांधी जी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का समर्थन कैसे कर सकते थे? राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं कर सकते थे। कोई स्कोप नहीं था कि गांधी जी लॉर्ड इरविन से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आजाद करा ले। पता नहीं किसने ऐसा बोल दिया कि गांधी जी ऐसा कर सकते थे। आपको लगता है गांधी जी ऐसा करते तो गांधी जी को उस समय ब्रिटिश सरकार आतंकवादियों का समर्थन बता देती, और क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के भी समर्थक थे, आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार के बाद तुरंत कांग्रेस को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया जाता? तो दोस्तों ये था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। और ध्यान रखिए गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई जब 1931 में ही, 1931 में ही हुआ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा
फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग की गई और इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी जी को ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। और आप जानते हैं 1932 में 1932 में सॉरी 1931 में 1931 में हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में दूसरा गोल मेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, लंदन में दूसरा गोल मेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस में ही संपन्न हुआ। इस समय भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड हुआ करता था, लेकिन ध्यान रखेंगे भारत का वाइसरॉय इसमें बदल चुका था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त हो गया, इस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था। इसका आयोजन लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। लिखेंगे गांधी जी पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन दिस सेशन। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गांधी जी ने भाग लिया या गांधी जी गए। लेकिन ध्यान रखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात उठी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ही चर्चा होने की वजह से गांधी जी निराश और मायूस होकर ही वहां से वापस लौट आए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मांग रहे थे। ऐसे में गांधी जी के मौलिक अधिकारों की बात तो विचारित कर रहे और गांधी जी मायूस होकर वहां से निराश होकर वापस लौट आए। लेकिन आप जानते होंगे वापस आकर गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 1932 में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया कॉमनवेल्थ अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट, जिसके तहत लिखेंगे अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वाज एक्सेप्टेड। लिखेंगे इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया। इसके तहत भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी को उस समय गिरफ्तार किया जा चुका था, उस समय गांधी जी जेल में थे और जैसे ही गांधी जी को पता चला कि मुसलमानों के साथ साथ भारत के दलितों पर भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान लागू कर दिया गया है, तो गांधी जी इस बात से बेहद नाराज हुए और गांधी जी ने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस एक बार पहले ही बढ़ चुके हैं, लेकिन अब जातिगत आधार पर मैं हिंदुओं में विभाजन नहीं होने दूंगा। इसलिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विरुद्ध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। ये बात 20 सितंबर 1932 की है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये मनाने में सफल हुए और 25 सितंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी की बातें मान ली और गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जो कहलाता है पूना पैक्ट, जिसे कहा जाता है पूना समझौता। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की पॉलिसी अंग्रेजों ने लागू की थी उसे वापस ले लिया गया, उस डिमांड को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा वापस ले लिया गया। और ध्यान रखेंगे संयुक्त निर्वाचन मंडल की पद्धति पर ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी राजी हुए। अभी तक विधान पालिका में दलितों की संख्या 71 थी, जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया, यानी कि उनकी सीटों में लगभग 18% की वृद्धि कर दी गई। इसके बाद 1932 में ही संपन्न हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस समय भी भारत का वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन या तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित करवाया गया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या तृतीय गोलमेज सम्मेलन या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी बहिष्कार किया गया और कांग्रेस का कोई भी मेंबर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने नहीं आया, जिसके फलस्वरूप ये भी पूरी तरीके से असफल रहा, ये भी पूरी तरीके से फेल हो गया। और ध्यान रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन के विफल होने के बाद फाइनली 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा गया। इसी के बाद आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। और आप जानते होंगे इसी भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे देश में 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई और उन्हीं विधानसभाओं के लिए सबसे पहले प्रोविंशियल इलेक्शन, सबसे पहले प्रांतीय निर्वाचन 1937 में करवाए गए। प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय निर्वाचन 1937 में हुए। प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय निर्वाचन में प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय चुनाव करवाए गए। उन 11 प्रोविंसेस या प्रांतों में जहां पर विधानसभाओं का गठन किया गया था, 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी, कहने का मतलब सबसे ज्यादा प्रांतों में कांग्रेस और कांग्रेस की मंत्रिपरिषद के द्वारा अपनी सरकार बनाई गई। लेकिन ध्यान रखेंगे 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पूछे बिना ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, जिस बात से बेहद नाराज हुए कांग्रेस मंत्रिपरिषद के सदस्य। और जहां जहां पर जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी उन सारे के सारे प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा इस्तीफे दिए गए, रिजाइन कर दिया गया। सारे के सारे प्रांतों में सरकार गिर गई, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। हालांकि इस बात से बेहद खुशी हुई मुस्लिम लीग को, इसलिए मुस्लिम लीग ने 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया। हमारा ये कहना था कि कांग्रेस या प्रांतीय सरकारों की मंत्रिपरिषद से पूछे बिना आपने भारत को सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैसे शामिल कर दिया। अब अंग्रेजों के ऊपर एक राजनीतिक दबाव बना, इसलिए 1940 में भेजा गया ऑगस्ट ऑफर अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करने के लिए ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव या ऑगस्ट ऑफर भेजा गया, जिसमें कहा गया कि वाइसराय की सलाहकार काउंसिल में हम भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाएंगे, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेंगे, युद्ध संबंधी विचार या विषयों पर विचार करने के लिए एक युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा और साथ में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन दैट ऑफर वाज रिजेक्टेड। लेकिन हमने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अस्वीकार करके 1940 में इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई,
गांधी जी के ही आह्वान पर किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह है। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया और ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1942 में 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव की भी शर्तों को हमारी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया और आप जानते हैं 8 अगस्त 1942 को इसी के विरोध में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जिसके तहत गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया करो या मरो, डू और डाई। तो कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन तक, क्विट इंडिया मूवमेंट तक गांधी एरा चला और ज्यादातर जो घटनाएं और आंदोलन हुए उनकी अगुवाई गांधी जी के ही द्वारा की गई। ये है बात। चलिए आज के लिए रखेंगे, अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। चलिए अगली क्लास में करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में और फिर शहीद भगत सिंह के बारे में नहीं बताया मेरे भाई, मैंने कहा अगली क्लास में हम बात करेंगे एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों का युग। अगली क्लास में हम क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में और बस भारत की आजादी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को खत्म करके मॉडर्न इंडिया का लास्ट टॉपिक होता है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।